जी अस्सलाम वालेकुम, कैफे आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर 82। आज के लेक्चर में पहले होम असाइनमेंट डिस्कस करेंगे। होम असाइनमेंट में जो हमारा करंट चैप्टर चल रहा है उसका तो एक ही क्वेश्चन था, चैप्टर 18। लेकिन जो प्रीवियस ईद वाली पेंडिंग असाइनमेंट थी आपकी, उसमें से 2 चैप्टर्स के क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट करके आपके साथ शेयर किए थे, जो आपने अब होम असाइनमेंट के तौर पर करते थे उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने ईद की होम असाइनमेंट नहीं की। इसमें चैप्टर 5 था और चैप्टर 6 था, तो हम चैप्टर 5-6 की आज पहले प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद फिर करंट टॉपिक की तरफ जाएंगे। प्रीवियस लेक्चर में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं पूछ लीजिए। जी जी, चैप्टर 20। अच्छा हाँ जी, ये क्वेश्चन है वॉल्यूम 2 चैप्टर 4 क्वेश्चन नंबर 29। ये अगर आपके पास हो तो एक दफ़ा इसको अपने सामने रखिए, ये दिखाइएगा मुझे। 29 किंगफिशर फार्मास्यूटिकल लिमिटेड। अच्छा, इसमें इस क्वेश्चन की नंबरिंग देखिए। आपको पता है हमने आई कैप की जो आंसर शीट होती है उसके टॉप पे उस क्वेश्चन का नंबर लिखना होता है जिस क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो उसमें फर्स्ट कीजिए क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 आई कैप के एग्जाम में आया, इसकी नंबरिंग कैसे करेंगे, ठीक है। आई कैप ये कहता है कि आपने क्वेश्चन नंबर और रिक्वायरमेंट नंबर लिखना है पेज के टॉप पे जो बॉक्सेस होते हैं 3 उनमें। तो इसका नंबर आएगा 2A, ठीक है। फिर इसके बाद आप 2A के बाद 1 आप शीट के ऊपर 1 लिख के 1 को आंसर कर सकते हैं, 2 लिख के 2 को आंसर कर सकते हैं, 3 लिख के 3 को आंसर कर दिया। यानी पेज के टॉप पे 2A आ गया और नीचे 1 2 3 ये आंसर। फिर उसके बाद नेक्स्ट पेज पे 2B लिखेंगे और 1 2 3 लिख देंगे। एक तरीकाकार ये है, ठीक है, एक तरीकाकार ये है। इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि जो मुख्तलिफ केस स्टडीज का लिंक है वो नहीं बन पाता, यानी डिस्कशन सारी एक तरफ हो जाती है एक्शन और इम्पैक्ट ऑन रिपोर्ट एक तरफ, और जब आप दूसरे पेज पे पहुंचेंगे तो पहले दूसरे पेज पे पहली केस स्टडी के क्या फैक्ट्स थे वो ज़हन से निकल चुके होंगे। इसीलिए इस तरह के क्वेश्चन में आप पेज के टॉप पे 2 क्वेश्चन नंबर 2 लिख के उसके बाद 2 1 लिख दें, 2 1 लिख दें यानी केस स्टडी का नंबर, और फिर नीचे पार्ट ए लिखें उस पार्ट का आंसर, और फिर पार्ट बी लिखे उसका आंसर। इससे फायदा ये होगा कि नंबरिंग इस तरीके से भी ठीक होगी, आइडेंटिफाई कर लेगा एग्जामिनर कि ये क्वेश्चन नंबर 2 है और इसका पहली केस स्टडी है, अगले सफे पे दूसरी और फिर उसके बाद तीसरी। लेकिन इससे फायदा क्या होगा कि पहली केस स्टडी का जो भी एक्शन है उसके बाद इंप्लीकेशन रिपोर्ट ये इकट्ठी आ जाएगी क्योंकि इंटरलिंक्ड है, ठीक है। एक्सपेक्टेड है कि आई कैप इस तरह अभी क्वेश्चन ड्राफ्ट नहीं करेगा। ये असल में इस तरह की प्रॉब्लम आपको उन क्वेश्चन में आएगी जो पहले पुरानी स्कीम के, मतलब जब ये क्वेश्चन नंबरिंग वाला रूल आई कैप ने लॉन्च नहीं किया था, न्यू स्क्रिप्ट्स। अब जब से न्यू स्क्रिप्ट्स आई कैप ने लॉन्च किया है, आई कैप इस तरह का क्वेश्चन नॉर्मली बनाता नहीं है। वो क्वेश्चन की ड्राफ्टिंग इस तरीके से करता है कि जो लॉजिकल पार्ट्स हो ना वो सेम पेज पे ही आ रहे हो। लेकिन अगर फर्ज कीजिए कभी इस तरह आ जाए तो बेहतर ये है कि आप पेज के टॉप पे क्वेश्चन नंबर 2 फिर उसके बाद 1 लिखें और फिर नीचे पार्ट ए, क्लियरली पार्ट ए लिखना है, और नीचे पार्ट बी उसको भी क्लियरली लिख के फिर उसके बाद आगे चलें, ठीक है। चलिए और कोई क्वेश्चन जी। चैप्टर 6 में वो पार्ट ए बी सी कंप्लीट वाला है, उन्हें हम एक ही पेज पे आंसर कर सकते हैं सेपरेट क्वेश्चन क्या कौन सा चैप्टर 6? अच्छा देखिए, एक और आई कैप ना उन्होंने अब चूंकि वो आंसर शीट की स्क्रिप्ट की बात चली है तो उन्होंने एक और क्वेश्चन पूछा कि क्या हम एक क्वेश्चन के डिफरेंट पार्ट्स अगर हैं पार्ट ए बी सी क्या वो सेम पेज पे कर सकते हैं। तो रिकमेंडेड अप्रोच यही है कि सेम पेज पे नहीं करने चाहिए, आपको जो सब पार्ट्स हैं वो भी नेक्स्ट पेज पे करने चाहिए, इसमें मार्किंग करने में आसानी होती है एग्जामिनर को। तो आपने अगर किसी एक क्वेश्चन के डिफरेंट पार्ट्स हैं, जैसे यहाँ पे भी हमने उसके 3 केस स्टडी दे दी ना, हर केस स्टडी को हमने डिफरेंट पेज पे किया। उसी तरह फर्ज कीजिए अगर चैप्टर 6 है उसमें अगर वो 3 केस स्टडी दे देता, आपको पता है बाजुकात केस स्टडी के अंदर दे या एक ही केस स्टडी के अंदर वो डिफरेंट 2 ऑप्शन दे देता है, 2 रिक्वायरमेंट्स आती हैं, तो आपने उन रिक्वायरमेंट्स को अलहदा पेज पे करना है, ठीक है। क्वेश्चन भी अलहदा पेज पे, पार्ट भी अलहदा पेज पे, इवन सब पार्ट भी अलहदा पेज पे। अगर आप देखें ना तो उसमें 3 बॉक्सेस होते हैं, एक क्वेश्चन नंबर के लिए, फिर उसके पार्ट के लिए, और फिर अगर कोई सब पार्ट हो किसी क्वेश्चन का तो वो भी अलहदा पेज पे करना चाहिए। जी और कोई क्वेश्चन? हाँ जी, एक्सटर्नल फॉर्म इंटरनल ऑडिट कैसे परफॉर्म कर। एक जगह पे लिखा हुआ है कि जो इंटरनल ऑडिट फंक्शन है ना, ये चाहे तो कंपनी एम्प्लॉयज को हायर कर ले और उनसे काम कर, चाहे तो एक्सटर्नल किसी फर्म को हायर कर ले। अच्छा पहली चीज तो ये ध्यान में रखिए
कि हर कंपनी अपना कोई भी फंक्शन आउटसोर्स कर सकती है। वो अपना अकाउंट्स का काम भी आउटसोर्स कर सकते हैं, वो अपना टैक्स का काम भी आउटसोर्स कर सकते हैं, वो लीगल केसेस जो कंपनी को फेस करना पड़ते हैं वो भी आउटसाइड जो लीगल फर्म्स होती हैं उनको आउटसोर्स कर सकते हैं। उसी तरह इंटरनल ऑडिट का काम भी आउटसोर्स कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, वो डिपेंड करता है, कंपनी अपना कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करती है। अगर तो उन्हें रूटीन नेचर के ऊपर बंदों की जरूरत हो तो वो एम्प्लॉय रख लेते हैं, लेकिन अगर उन्होंने कोई वन ऑफ किस्म की एक्सरसाइज करवानी हो जो बार बार जरूरत नहीं पड़ेगी तो फिर वो आउटसोर्स कर देना बेहतर होता है। तो कंपनी अपना कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करती है, इसलिए उसने कहा वो इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट कंपनी का एम्प्लॉय भी हो सकते हैं और कोई एक्सटर्नल फर्म भी हो सकती है। अच्छा, इसमें प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम इसमें है इस कंसेप्ट, ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि वो जिसको आउटसोर्स करे ना अपना इंटरनल जिस फर्म को, वो उसके एक्सटर्नल ऑडिटर्स नहीं होने चाहिए। यानी एक्सटर्नल ऑडिटर और इंटरनल ऑडिटर सेम हरगिज नहीं होने चाहिए, कोड ऑफ एथिक्स इसको मना करता है। ठीक है, हाँ, इंडिपेंडेंस वाली बात इफेक्ट होगी। ठीक है जी, तो वो आउटसोर्स कर सकता है जी। और कोई क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन नहीं? चलिए आगे चलते हैं फिर हम क्वेश्चंस की तरफ जो आपको होम असाइनमेंट में दिए थे। क्वेश्चन 1, ये वॉल्यूम 2 है जी, चैप्टर 5। चिलास इंश्योरेंस लिमिटेड हैज अप्रोच्ड योर फर्म फॉर अपॉइंटमेंट एज ए स्टैट्यूटरी ऑडिटर। फॉर अपॉइंटमेंट, इसका मतलब है अभी अपॉइंटमेंट हुई नहीं, ये चीज नोट ध्यान में रखिएगा। अपॉइंटमेंट के लिए हमारे पास आया है, अपॉइंटमेंट अभी हुई नहीं, इसका मतलब कोई एक्सेप्टेंस स्टेज की बात होगी। फॉर द ईयर 31 December 23, इफ योर फर्म एक्सेप्ट्स दिस क्लाइंट इट विल बी द फर्म्स फर्स्ट क्लाइंट इन इंश्योरेंस इंडस्ट्री, उस इंडस्ट्री का पहला क्लाइंट होगा। तो एक तो इसमें प्रॉब्लम हमारे सामने ये आ गई कि शायद फर्म के पास इसका नॉलेज ना हो इस इंडस्ट्री का। फिर कह रहे हैं अपार्ट फ्रॉम द ऑडिट पार्टनर देयर इज ओनली वन ऑडिट सुपरवाइजर हु हैव द प्रीवियस एक्सपीरियंस ऑफ हैंडलिंग इंश्योरेंस क्लाइंट्स। ऑडिट पार्टनर के अलावा सिर्फ एक ही सुपरवाइजर है जिसके पास नॉलेज है, इसका मतलब फर्म में बाकी किसी के पास उस सेक्टर का नॉलेज भी नहीं है। अब ये बताइए, ये रिक्वायरमेंट में कह रहे हैं लाइट ऑफ कोड ऑफ एथिक्स, कोड ऑफ एथिक्स को अंडरलाइन कीजिए। Identify the threats to the fundamental principle and discuss how your firm would evaluate these threats in the context of accepting the engagement. Also briefly discuss the safeguards available to your firm to address the threats. Keywords कौन कौन से हैं इस रिक्वायरमेंट में? सबसे पहले एक हो गया कोड ऑफ एथिक्स, फिर है थ्रेट्स, फिर इसके बाद इवैल्यूएट को आप स्किप कर गए, थ्रेट्स को इवैल्यूएट करना है, और फिर इसके बाद सेफगार्ड्स हैं। अच्छा, ये चूंकि कोड ऑफ एथिक्स की बात कर रहा है तो इसका मतलब हमें सीधा चैप्टर 7 पे पहुंच जाना चाहिए। 7 पे नहीं, हाँ, कोड ऑफ एथिक्स 3 चैप्टर्स में डिस्कस हुआ है। हाँ, सबसे ज्यादा डिस्कशन उसकी चैप्टर 7 में है, लेकिन चैप्टर 5 में भी एक्सेप्टेंस स्टेज पे, चैप्टर 6 में भी डिस्कशन है जब चेंज ऑफ ऑडिटर का केस हो तो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, और चैप्टर 7 में ड्यूरिंग ऑडिट में रूटीन की सिचुएशन है। ठीक है, तो ये सिचुएशन जो एक्सेप्टेंस स्टेज वाली है, बताइए ये किस जगह पे? चैप्टर 5 में। तो सब बड़ा डिसीजन आपका ये है कि चैप्टर 5 में जाना है। उसके बाद बाकी मेरे ख्याल है आपने पिक कर लिया क्या लिखना है, वो टेबल फॉर्म में जो थ्रेड्स हैं वो लिखने हैं सारे हम जी। यहाँ पे चूंकि देखें उसने कहा है थ्रेड्स ऑफ फंडामेंटल डिस्कस आइडेंटिफाई, सिर्फ नॉलेज से रिलेटेड नहीं, क्लाइंट एक्सेप्ट कर रहे हैं हम। जब क्लाइंट एक्सेप्ट कर रहे हैं तो उसमें हमने सारी चीजें वैल्यूएट करनी है, अपने आप को भी और क्लाइंट को भी। इसलिए सिर्फ इसमें फर्म वैल्यूएशन के नहीं बल्कि क्लाइंट की वैल्यूएशन के भी प्रोसीजर आने चाहिए, यानी दोनों। तो एक्सेप्टेंस स्टेज मार्क्स भी ज्यादा है, और फिर वैसे एक्सेप्टेंस स्टेज पे हमेशा बाय डिफॉल्ट फोकस डिस्कशन में वो एक एंगल को डिस्कस कर रहा है, फर्म की कम्बिनेस को, लेकिन इसमें कंफर्म होता है, अंडरस्टूड होता है कि क्लाइंट को वैल्यूएट किए बगैर हमने कभी एक्सेप्ट नहीं करना, उसकी इंटेग्रिटी को वैल्यूएट करना है। तो उसमें दोनों थ्रेड्स आएंगे। क्लियर जी? नेक्स्ट क्वेश्चन 2, अगला क्वेश्चन हमारा ये था, बल्कि क्वेश्चन 4 था उस चैप्टर में से। पार्ट ए, ABC and company chartered accountants have been requested to give their consent for appointment as auditor of Sindh Limited in place of XYZ and company chartered accountants. कंसेंट दे दी उन्होंने अपनी। इसका मतलब क्या हुआ कि एक्सेप्टेंस से रिलेटेड जो प्रोसीजर्स हैं वो परफॉर्म कर चुके होंगे और उनकी तरफ से ओके हो गया, सब कुछ क्लियर हो गया, कंसेंट दे चुके हैं। द मैटर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ ABC एंड कंपनीज टू बी प्लेस्ड इन द एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ FSAT। अब इसके बाद लीगली अपॉइंटमेंट होनी है, ये आपको पता है ना, पहले कंसेंट दी जाती है फिर उसके बाद लीगल अपॉइंटमेंट होती है। रिक्वायर्ड, एक्सप्लेन द रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ ABC एंड कंपनी एंड द स्टेप्स दैट इट नीड्स टू टेक बिफोर एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑडिट। अब ये ABC कंपनी है, अब वो पूछ रहा है कि स्टेप्स क्या ये लेगी, नीड टू टेक बिफोर एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑडिट, ऑडिट की एक्सेप्टेंस से पहले क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए इस फर्म को। पहले ये डिसाइड कीजिए ये फर्म कौन सी है, प्रीडिसेसर या आउटगोइंग या इनकमिंग? इनकमिंग। तो बताइए इसने क्या प्रोसीजर, किसने क्या स्टेप्स लेने हैं? लेटर सेंड करेंगे,
प्रोफेशनल क्लियरेंस लेटर, फिर उसके जवाब में जो इश्यूज आइडेंटिफाई होते हैं उनके ऊपर एक्शन लेंगे, और फिर इन केस ऑफ रिमूवल वो जो एजीएम में देखना हमने प्रॉपरली प्रीडिसेसर राइटर को रिमूव कर दिया गया हो, इस राइटर को पॉइंट कर दिया गया हो, एक्सेप्टेंस रिलेटेड प्रोसीजर परफॉर्म करना है। अच्छा, इसमें एक प्रॉब्लम, बाकी तो सारे एक्सेप्टेंस के प्रोसीजर है जो हमने पढ़े हैं, ये आपको पता चल गया कि एक्सेप्टेंस के प्रोसीजर इसमें लिखने हैं। अच्छा, इसमें उसने लिख दिया है हैव बीन रिक्वेस्टेड टू गिव देयर, अच्छा सॉरी, अभी उसने कंसेंट दी नहीं है, सॉरी कंसेंट दी नहीं है, ठीक है, पहले मुझे लगा पढ़ के शायद उन्होंने कंसेंट दे दिया, दी नहीं कंसेंट। फिर से पढ़ते हैं, एबीसी एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैव बीन रिक्वेस्टेड टू गिव देयर कंसेंट फॉर अपॉइंटमेंट एज ऑडिटर इन प्लेस ऑफ, अभी कंसेंट दी नहीं, उनसे रिक्वेस्ट है सर हम आपको ऑडिटर अपॉइंट करना चाहते हैं, अपनी कंसेंट दीजिए। तो कंसेंट देने से पहले उन्होंने क्या प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं, सारे एक्सेप्टेंस प्रोसीजर, ठीक है। क्या इसमें वो सिर्फ थ्रेड्स वाली बात आएगी, या थ्रेड्स से ऊपर जो प्रोसीजर 3-4 प्रोसीजर थे, 5 प्रोसीजर, वो भी लिखेंगे, शाबाश वो भी लिखेंगे, क्लियर। बी पार्ट कह रहा है assume that, sorry, second, what would be the retiring auditor's responsibility with respect to first above and the responsibilities of ABC company in case the retiring auditor does not fulfill its responsibility। retiring auditor की क्या responsibility होती है? अच्छा, फैक्टर्स को इवेल्युएट करने के बाद उनमें से एक था प्रीडिसेसर ऑडिटर को कम्युनिकेशन लेटर भी सेंड करना। इस हवाले से रिटायरिंग ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? क्लाइंट से परमिशन लें और जो भी फैक्ट्स हैं वो ट्रूली स्टेट करें। अगर प्रीडिसेसर ऑडिटर ये जिम्मेदारी पूरी नहीं करता, रिटायरिंग ऑडिटर ये जिम्मेदारी पूरी नहीं, यानी प्रोफेशनल क्लियरेंस लेटर का जवाब नहीं देता, इस सूरत में क्या करना है? हाँ जी, इनकमिंग ऑडिटर ने अदर सोर्सेज से यही एविडेंस ऑब्टेन करने की कोशिश करनी है, क्लाइंट की इंटेग्रिटी के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करने की कोशिश करनी। क्लियर? चलिए, पहले वाले क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में क्या फर्क था? प्रीवियस क्वेश्चन में उसने स्पेसिफिकली थ्रेड्स के ऊपर क्वेश्चन हट गया, सिर्फ थ्रेड्स के बारे में कहा था मैं डिटेल में बता दो। यहाँ पे थ्रेड्स नहीं बल्कि ओवरऑल प्रोसीजर एक्सेप्टेंस स्टेज में जो परफॉर्म किए जाते हैं उनके बारे में पूछ रहा है। स्पेसिफिकली थ्रेड की डिस्कशन भी आ जाएगी एक आधी लाइन में, लेकिन स्पेसिफिकली इस क्वेश्चन में उसका फोकस थ्रेड नहीं है, एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअस प्रोसीजर्स है। प्रीवियस क्वेश्चन में उसका फोकस था थ्रेड्स एट टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअस प्रोसीजर्स। दोनों में फर्क समझ आ रहा है ना आपको? वो स्पेसिफिकली थ्रेड पे फोकस कर रहे थे और सेफगार्ड पे, ये क्वेश्चन ये एक्सेप्टेंस प्रोसीजर पे फोकस कर रहा है। फिर पार्ट ए इनकमिंग ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से है और पार्ट बी इसका आउटगोइंग ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से। B, assume that in A above XYZ and company had qualified the previous year's audit। XYZ कौन सी थी? Previous company, पिछले साल के ऑडिटर। Because it was unable to physically verify the factory building and to observe physical inventory count due to law and order situation। Scope limit कह रहा है predecessor auditor ने पिछले साल scope limitation की वजह से qualified opinion दे दिया था। However, at the end of current year's audit, ABC and company was able to observe the physical inventory count and also carry out physical verification of the factory building as the law and order situation has improved। लेकिन इस साल उन्होंने एविडेंस ऑब्टेन कर लिया। Discuss the matter which you would consider in the above situation and the possible impact thereof on audit report। आप कौन से मैटर कंसीडर करेंगे इस सिचुएशन में? अच्छा, इस सिचुएशन में एक चीज ध्यान में रखिए, उसने ये तो बता दिया कि इस साल एविडेंस ऑब्टेन कर लिया इन्वेंट्री पे और फिक्स एसेट्स पे, लेकिन क्या क्लोजिंग बैलेंस पे एविडेंस ऑब्टेन किया है सिर्फ, या कि ओपनिंग बैलेंस पे भी एविडेंस ऑब्टेन कर लिया है? ये क्लियर नहीं है, ये क्लियर नहीं है। तो हम अपने सॉल्यूशन को दो हिस्सों में लेके जा सकते हैं। पहले, अगर तो ओपनिंग क्लोजिंग दोनों पे एविडेंस ऑब्टेन कर लिया, पहले मुझे बताइए क्या ओपनिंग पे एविडेंस ऑब्टेन करना जरूरी था? करंट राइटर, हाँ बिल्कुल, हमने पढ़ा हुआ ये चैप्टर 9 में शायद पढ़ा था, ओपनिंग बैलेंसेस की वेरिफिकेशन का कंसेप्ट। एविडेंस ऑब्टेन करना है, उसकी रीजन ये है कि पिछले साल के क्लोजिंग बैलेंसेस इस साल के ओपनिंग बैलेंसेस बनते हैं और वो इस साल के फिगर्स को इफेक्ट करते हैं। जैसे एक स्टैंडर्ड जो हमारे सिलेबस में नहीं है, CFA LRB एक स्टैंडर्ड है, उसमें इसकी रीजन बताता है वो एग्जांपल के साथ। वो कहता है अगर आपने क्लोजिंग स्टॉक वेरीफाई कर लिया लेकिन ओपनिंग स्टॉक वेरीफाई नहीं कर सके तो आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स वेरीफाई कभी भी नहीं होंगी। इसलिए कि कॉस्ट ऑफ सेल्स का फार्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक ऐड परचेज माइनस क्लोज। आपने इस साल परचेज क्लोजिंग स्टॉक वेरीफाई कर लिया लेकिन ओपनिंग स्टॉक वेरीफाई नहीं कर सके तो इस साल की कॉस्ट ऑफ सेल्स वेरीफाई नहीं हो। इसीलिए वो जोर देता है कि हमने ओपनिंग बैलेंसेस को भी वेरीफाई करना है। इस सिचुएशन में उसने क्लियर नहीं किया, तो हम दोनों पॉसिबिलिटीज डिस्कस कर लेते हैं। अगर तो उसने ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों बैलेंसेस वेरीफाई कर लिए हैं तो ओपिनियन क्या आएगा?
अनमोडिफाइड। शाबाश, अदर मैटर पैराग्राफ भी आएगा, और अदर मैटर पैराग्राफ में क्या बताएगा, लास्ट ईयर का ऑडिट किसने किया, कब ओपिनियन दिया, टाइप ऑफ ओपिनियन, और चूंकि ओपिनियन मॉडिफाइड है तो बेसिस फॉर ओपिनियन भी, रीजन फॉर मॉडिफिकेशन भी मेंशन करेगा। और दूसरी पॉसिबिलिटीज, अगर ओपनिंग बैलेंस इन्वेंट्री का क्लोजिंग कर लिया, अच्छा ये बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, क्लोजिंग वेरीफाई कर लिया लेकिन ओपनिंग बैलेंसेस को वेरीफाई नहीं कर सका, तो हमारा ओपिनियन इस साल का अनमोडिफाइड होगा कि मॉडिफाइड? प्रोसीजर परफॉर्म कर लिया लेकिन फिर भी एविडेंस ऑब्टेन नहीं हो सका, मॉडिफाइड होगा। शाबाश, अब ये तो आपको क्लियर है ना कि हालांकि क्लोजिंग बैलेंस वेरीफाई कर लिया है लेकिन स्टिल ओपिनियन क्वालिफाई क्यों हो रहा है, ओपनिंग बैलेंस वेरीफाई ना करने की वजह से। क्योंकि ओपनिंग क्या, ओपनिंग बैलेंसेस यानी जो पिछले साल के क्लोजिंग और इस साल के ओपनिंग है, क्या वो इस साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अफेक्ट करते हैं? यस करते हैं। क्लियर हो गया चीज? तो इस क्वेश्चन बी के डिस्कशन कर लिए, बताइए इसकी समरी। इसमें क्या कंसेप्ट टेस्ट कर रहा था, इसमें उसने हमसे इतना कंसेप्ट टेस्ट किया है, अगर ओपनिंग बैलेंसेस मिस में कोई प्रॉब्लम हो, कोई प्रॉब्लम, तो इस साल की ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ओपनिंग बैलेंसेस में कोई प्रॉब्लम, अगर कोई मिस स्टेटमेंट है या स्कोप लिमिटेशन है, वो अगर तो रिजॉल्व हो गई इस साल तो फिर ठीक है। अगर ओपनिंग बैलेंस में कोई प्रॉब्लम है और वो इस साल रिजॉल्व नहीं हुई तो इस साल का ओपिनियन भी मॉडिफाई हो सकता है। ये अहम कंसेप्ट है जो हमने इस क्वेश्चन से, अदर मैटर वाला हम ऑलरेडी सीख चुके थे, अदर मैटर वाला भी इस केस में रेलिवेंट है, लेकिन हम मैं उसके ऊपर फोकस नहीं इसलिए करवा रहा, वो हमारी प्रीवियस लर्निंग है। जो नया कंसेप्ट हमें इस केस स्टडी ने दिया वो क्या दिया कि ओपनिंग बैलेंसेस को भी वेरीफाई करना करंट ऑडिटर की जिम्मेदारी, क्योंकि वो करंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अफेक्ट कर रहे होते हैं। तो इसकी मैंने एग्जांपल आपको दे दी। अब इसी तरह फर्ज कीजिए कहे कि ओपनिंग स्टॉक था, वो लोअर कॉस्ट और एनआरवी रिकॉर्ड नहीं किया, एनआरवी कम ऑब्सोलीट था लेकिन कॉस्ट पे शो हुआ, लेकिन इस साल का क्लोजिंग स्टॉक एनआरवी पे आ गया, ओपनिंग नहीं, ओपनिंग तो इसका मतलब कॉस्ट ऑफ सेल तो गलत हो गई, कॉस्ट ऑफ सेल तो बिल्कुल। तो इससे लेसन क्या मिला, ओपनिंग बैलेंसेस भी ठीक होने चाहिए वरना वो इस साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अफेक्ट करते हैं और उसकी वजह से इस साल का ओपिनियन भी मॉडिफाई हो सकता है। क्लियर जी? नेक्स्ट, अब ये हमारा कंपनीज एक्ट में से क्वेश्चन है। Comment on each of the following independent situation with reference to the applicable rules and regulation. Applicable rules and regulation को अंडरलाइन करें। रिसेंटली आईकैब ये करता है कि क्लियरली बता देता है कंपनीज एक्ट कोड ऑफ एथिक्स। रिसेंटली है क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन जो है ना डिफरेंट सिचुएशन के साथ कमेंट करना, ये कोड ऑफ एथिक्स में भी इस तरह की टेस्टिंग कर लेता है और कंपनीज एक्ट में भी। तो मैंने आपको बताया था कैसे आप पहचानेंगे कि आपने आंसर कोड ऑफ एथिक्स के मुताबिक देना है कंपनीज एक्ट के मुताबिक। अल्फाज से रिक्वायरमेंट्स, रिक्वायरमेंट में स्टैट्यूटरी का वर्ड आया, कंपनीज एक्ट का वर्ड आया, तो इसका मतलब क्या होगा, कंपनीज एक्ट का। रिक्वायरमेंट कोड ऑफ एथिक्स का वर्ड आया, थ्रेट्स का वर्ड आया, चैप्टर 7 कोड ऑफ एथिक्स। लेकिन यहाँ पे वर्ड एप्लीकेबल रूल एंड रेगुलेशन, इसका मतलब सुनने क्या है, इसका मतलब यह है कि सिचुएशन को पढ़ो, अगर ये सिचुएशन कंपनीज एक्ट में डिस्कस हुई है तो कंपनीज एक्ट के मुताबिक आंसर करो, खत्म कहानी। अगर कंपनीज एक्ट में डिस्कस नहीं हुई फिर कोड ऑफ एथिक्स, ठीक है। और अगर दोनों में डिस्कस हुई है, कंपनीज एक्ट में भी और कोड ऑफ एथिक्स में भी, तो फिर मार्क्स कम होते हैं, इसीलिए सिर्फ कंपनीज एक्ट को प्रायोरिटी दी जाती है, कंपनीज एक्ट के मुताबिक डिस्कस करें। क्लियर? फिर से, अगर एप्लीकेबल रूल्स एंड रेगुलेशन की रिक्वायरमेंट आ जाए और वो सिचुएशन कंपनीज एक्ट में डिस्कस हुई है, किसके मुताबिक करेंगे? और अगर वो सिचुएशन कंपनीज एक्ट में डिस्कस नहीं हुई तो कोड, और अगर वो सिचुएशन दोनों में डिस्कस हुई है फिर कंपनीज एक्ट को प्रेफरेंस देनी है। मार्क्स ज्यादा हो तो चाहे दोनों में डिस्कस कर ले, लेकिन आईकैप ने आज तक ऐसे टेस्ट नहीं किया, वो सिर्फ एक एंगल से टेस्टिंग करता है, यहाँ कंपनीज एक्ट के मुताबिक, यहाँ कोड। तो हमारा रूल क्या होगा कि जो भी देखेंगे, अब आपने हर कोई पार्ट में पहले डिसाइड करना है ये कंपनीज एक्ट में डिस्कस हुआ है कि नहीं हुआ। अगर डिस्कस हुआ है तो सिर्फ कंपनीज एक्ट के मुताबिक आंसर करेंगे, और डिस्कस नहीं हुआ कंपनीज एक्ट में, ये अहम कंसेप्ट था, ठीक है, बड़ा कंसेप्ट। Waqar is a partner Sohail and Company Chartered Accountants who are the auditors of Waseem Limited for the year 2011. Aqib, who was partner of Waqar in 2008 in his food business, किसी दूसरे बिजनेस में, has recently been appointed as director of Waseem Limited. यानी कोई पार्टनर का पार्टनर था, ठीक है, वकार पार्टनर है, वकार का एक पार्टनर था जो के वकार को छोड़ के उसने फर्म को, कंपनी को ज्वाइन कर लिया। क्या कोई रिक्वायरमेंट अप्लाई होती है? हाँ, मुझे लग रहा है वो 3 साल वाले कि अगर, हाँ जी नहीं, वो रिक्वायरमेंट इस सिचुएशन, उसने सिचुएशन को सिर्फ लेके जाने की कोशिश की है, लेकिन वो रिक्वायरमेंट अप्लाई होती है फर्म के पार्टनर्स पे, फर्म के पार्टनर पे।
ये चूंकि वकार कभी पार्टनर रहा ही नहीं, आकिब कभी फर्म का पार्टनर रहा ही नहीं, इसीलिए वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिस्क्वालीफाई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। अच्छा, एक दूसरे कंसेप्ट से भी इसको देख सकते हैं, वो पार्टनर का पार्टनर, एम्प्लॉय का पार्टनर। ठीक है। लेकिन अगर किसी कंपनी के किसी भी एम्प्लॉय का पार्टनर, वो डिस्क्वालीफाई होता है? किसी भी एम्प्लॉय का अगर कोई पार्टनर हो वो डिस्क्वालीफाई होता है? कुछ नहीं याद। वो डायरेक्ट एम्प्लॉय इनडायरेक्ट एम्प्लॉय वाली बात याद है कि नहीं? तो यहां पे डायरेक्ट एम्प्लॉय वाला केस है, इनडायरेक्ट एम्प्लॉय वाला। तो इनडायरेक्ट एम्प्लॉय में जब तक वो एम्प्लॉय का जो दूसरा एम्प्लॉय या पार्टनर है वो रिलेशन रहता है तब तक डिस्क्वालीफाइड है। अगर रिलेशन ब्रेक हो गया फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या इनका रिलेशन ब्रेक हो चुका है कि अभी भी? अगर तो वकार और आकिब अभी भी पार्टनर हैं फूड बिजनेस में तो फिर ये डिस्क्वालीफाइड। लेकिन अगर वो अभी पार्टनर नहीं है तो फिर ये इनडायरेक्ट एम्प्लॉय का रिलेशन टूट चुका है, अब अपॉइंटमेंट हो सकती है। अब बताइए, क्या अभी क्वेश्चन में कहीं पे उसने लिखा है? हाँ, हु वाज को अंडरलाइन कर ले, हु वाज। इसमें सबसे अहम लफ्ज वाज है। अगर लिखा था हु इज तो फिर एम्प्लॉय का पार्टनर इनडायरेक्ट एम्प्लॉय है, वो डिस्क्वालीफाइड होता। समझ आ रहे? तो यहां पे इनडायरेक्ट एम्प्लॉय वाला कंसेप्ट उसने टेस्ट किया, जो हम भूल चुके थे लेकिन याद आ गया याद। चलिए, अच्छा, इनडायरेक्ट एम्प्लॉय वाला कंसेप्ट सिर्फ एम्प्लॉय पे लगता है कि पार्टनर पे भी? पार्टनर। शाबाश। ए में कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए, सिर्फ 2 नंबर के साथ। अब हालांकि ये सिचुएशन हो सकता है कोड ऑफ एथिक्स में भी डिस्कस हुई हो, क्या हमें डिस्कस करनी चाहिए? 2 नंबर के साथ कंपनी तक भी निपट जाए तो बड़ी बात है। बी, अलीम आसिफ एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैज एक्सेप्टेड इट्स ऑफर फॉर अपॉइंटमेंट एज ऑडिटर ऑफ गुल लिमिटेड। Kamal, who is a partner in AAC, held 5,000 shares in GL. Within 30 days of acceptance, he gifted the share to his son Kamran, who is a manager in AAC. डिस्क्वालिफिकेशन राइज हुई क्या नहीं? अच्छा, पहले जब अपॉइंटमेंट हुई उस वक्त इशू था, पार्टनर के पास शेयर है, इशू है। लेकिन रिक्वायरमेंट क्या है? अपॉइंटमेंट हो सकती है अगर वह टाइम डिस्क्लोज करे, विद इन 90 डे डिस्पोज कर। क्या उसने विद इन 90 डे डिस्पोज कर दिया? यस, कर दिया। अच्छा, यहां पे उसने क्या ये बताया कि उसका सन माइनर है कि मेजर है? हाँ जी बिल्कुल, मैनेजर है। ये जो उसने स्टेटमेंट बोली है ना, हिज मैनेजर इन एसी, ये यही बताना चाहता है कि मेजर है। लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन को 2 हिस्सों में करना चाहें वो भी कर सकते हैं, इफ सन इज माइनर, इफ सन इज मेजर। वरना मेरे ख्याल में उसने इंफॉर्मेशन दे दी। अब चूंकि क्वेश्चन के मार्क्स ज्यादा हैं तो एक तो मैं रेलिवेंट लीगल प्रोविजन यहां पे लिख दूंगा पूरी, ठीक है। उसके बाद इस सॉल्व करते हुए मैं दोनों पॉसिबिलिटीज डिस्कस कर दूंगा। इफ सन इज माइनर तो ये प्रॉब्लम अभी भी है, उसे डिस्पोज करना है। और इफ सन इज मेजर करने की जरूरत नहीं। हाँ, लेकिन अगर मार्क्स कम होते ना, मैं इसको मेजर के तौर पे ही ट्रीट करता। क्यों भला? क्योंकि उसने मैनेजर का वर्ड यूज किया, तो मैनेजर, ये बताने का मतलब ही उसका ये था कि ये मैनेजर है। मार्क्स की वजह से मुझे 2 काम ऐसे करने पड़े जो मैं नॉर्मली हम केस स्टडी में नहीं करते। पहला, रेलिवेंट लीगल प्रोविजन लिखनी पड़ी जो नॉर्मली 6 मार्क्स हैं। हालांकि इसकी बजाय ये ऊपर वाला केस ज्यादा स्ट्रांग था, ज्यादा टेक्निकल था, लेकिन आई क्या की मर्जी, ये तो इजी सा केस, सबसे आसान ही केस ये होता है। तो इसमें एक तो लीगल प्रोविजन और दूसरा, हालांकि उसने क्वेश्चन में इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन दी है जिससे पता चल रहा है कि मेजर है, उसके बावजूद हमने इसको 2 पॉसिबिलिटीज में, इफ सन इज माइनर, इफ सन इज मेजर, ताकि हमारी लेंथ ऑफ द सॉल्यूशन मार्क्स के साथ मैच करता है। क्लियर जी? फिर सी, यू हैव रिसेंटली साइंड द ऑडिट रिपोर्ट ऑफ सादिक लिमिटेड। द मैनेजमेंट हैज अप्रोच्ड यू फॉर रिडक्शन इन ऑडिट फी फॉर द नेक्स्ट बिकॉज द कंपनी हैज बीन सफरिंग लॉसेस फॉर द पास्ट 3। अब फीस वाला इशू सिर्फ और सिर्फ कोड ऑफ एथिक्स में, कंपनीज एक्ट फीस से रिलेटेड कोई मैटर डिस्कस नहीं करता। तो बताइए, क्या फीस कम कर सकते हैं? देखिए, एक्सेप्शन भूल जाते हैं। क्वांटम एंड स्कोप ऑफ वर्क वाली बात लाजमी करनी है। जब कभी रिडक्शन इन फीस की बात आए, सिंपल नो नहीं करना, उसे क्वांटम एंड स्कोप वाली बात लाजमी करनी। डी, सलीम इज ए पार्टनर इन ऑरेंज एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ही आल्सो प्रैक्टिसेस एज ए सोल प्रोप्राइटर। अच्छा, क्या एक बंदा पार्टनर भी हो और शाम में अपनी फर्म अलग से भी चलाता हो? सुबह बड़ी फर्म में पार्टनर है, शाम को छोटी सी फर्म स्टार्ट, ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। सो एंड हैज रिसीव्ड ऑफर फॉर अपॉइंटमेंट एज ऑडिटर ऑफ एबीसी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। अच्छा, अब ऑफर किसको मिली है, फर्म को या इंडिविजुअल सलीम को? प्रैक्टिस एज सोल प्रोप्राइटर एंड हैज रिसीव्ड, सलीम को ऑफर मिली है फॉर अपॉइंटमेंट एज ऑडिटर एबीसी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड व्हिच इज ए सब्सिडियरी ऑफ डीईएफ बैंक लिमिटेड।
जो एबीसी है वो डीईएफ की सब्सिडरी है। बैलेंस आउटस्टैंडिंग अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड इशूड बाय डीईएफ बैंक लिमिटेड टू ए पार्टनर ऑफ ऑरेंज एंड कंपनी इज ₹1 मिलियन से ज्यादा। अच्छा, अब ये चूंकि थोड़ी सी केस स्टडी मुश्किल हो गई, इसमें 2 कंपनी इन्वॉल्व, तो स्ट्रक्चर बना लें, स्ट्रक्चर बना लेते हैं जी। यहां पे है सलीम और ये कौन सा, एबीसी, ये एबीसी है ना क्लाइंट, एबीसी फाइनेंशियल सर्विसेज। अब दूसरी कंपनी कौन सी है, डीएफ, ठीक है, इससे फर्क नहीं पड़ता, डीएफ होल्डिंग को ऊपर लिखना जरूरी नहीं है, हम इसका रिलेशनशिप ऐसे बता देंगे, डीएफ, ये दोनों क्या है, होल्डिंग सब्सिडरी। अब प्रॉब्लम क्या है कि जो फर्म है, कोई फर्म जिसमें ये पार्टनर है, फर्म के एक पार्टनर के पास डीईएफ के क्रेडिट कार्ड है 1 मिलियन से ज्यादा, इसका मतलब है ये फर्म डीईएफ के लिए डिस्क्वालीफाइड हो गई। अच्छा, डीईएफ के लिए डिस्क्वालीफाइड हो गई तो इसकी होल्डिंग सब्सिडरी के लिए भी डिस्क्वालीफाइड हो गई। हाँ जी जी, हाँ नहीं, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है बैंक का, लेकिन लॉ ने क्लियरली कहा है 1 मिलियन तक, यहाँ पे अमाउंट देखें 1 मिलियन से ज्यादा है तो उसके लिए डिस्क्वालीफाइड। इसका मतलब है फर्म ना डीएफ के लिए अपॉइंटमेंट हो सकती ना एबीसी के लिए, लेकिन उससे फर्म का तो पूछा ही नहीं। अब इसके ये सारी फर्म डिस्क्वालीफाइड, लेकिन इसमें से एक पार्टनर जो क्लियर है, यानी क्रेडिट कार्ड उस पार्टनर का नहीं है। यहां पे देखिए उसने बताया नहीं हुआ कि क्रेडिट कार्ड सलीम का है कि किसी और पार्टनर का, लेकिन सलीम का होता तो उसका नाम बता देता। तो जिस पार्टनर के पास क्रेडिट कार्ड है ना, वो तो जिधर जिधर होगा उस फर्म को डिस्क्वालीफाई कर देगा, खुद भी डिस्क्वालीफाइड, फर्म भी। लेकिन जो दूसरे पार्टनर हैं वो जब तक इस फर्म में है वो डिस्क्वालीफाइड, लेकिन वो फर्म से निकल के कह रहा है मैं शाम में इंडिविजुअल के तौर पे अपॉइंटमेंट हो रही है। क्या सलीम इंडिविजुअल के तौर पे एलिजिबल है? यस, एलिजिबल है, क्योंकि इंडिविजुअली वो क्रेडिट कार्ड का उससे कोई ताल्लुक नहीं है। इंडिविजुअली वो एबीसी का भी ऑडिट कर सकता है और डीईएफ का भी ऑडिट कर सकता है। कुछ क्लियर हुई है बात? यानी वो अगर फर्म में पार्टनर की हैसियत, सुबह वाली फर्म में अगर काम कर रहा हो वो डिस्क्वालीफाइड, सारी फर्म डिस्क्वालीफाइड, लेकिन शाम में जब वो इंडिविजुअल के तौर पे प्रैक्टिस कर रहा है तो वो नीट एंड क्लीन है, उस सूरत में उसकी अपॉइंटमेंट हो सकती है। क्लियर हो गई है बात? चलिए, अच्छा मेरा ये ख्याल, अच्छा नहीं, इसमें पार्टनरशिप का कंसेप्ट अप्लाई ना करें। जॉइंट लायबिलिटी या कंपीटिंग बिजनेस में इंगेज है, वो पार्टनरशिप का कंसेप्ट है, उसमें भी इजाजत है, लेकिन हमने उस तरफ पार्टनरशिप के दूसरे कंसेप्ट की तरफ नहीं जाना, सिर्फ अपॉइंटमेंट के ऊपर कमेंट करना। चलिए, मेरा ख्याल है इसको एक क्वेश्चन काफी है आज का, बाकी क्वेश्चन कल कर लेंगे। अब आज के लेक्चर की तरफ चलते हैं। प्रीवियस लेक्चर हमने कहां पे छोड़ा था? अच्छा, एक छोटा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 चैप्टर 17 का। क्या है क्वेश्चन? क्या कह रहा है? क्या डिस्क्राइब करें? डिस्क्राइब एडिशनल फंक्शन अदर देन फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन द डायरेक्टर्स कंपनी कुड आस्क द इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट टू अंडरटेक। फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन के अलावा कौन कौन से फंक्शन? मॉनिटरिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल, कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन, रिव्यू ऑफ ऑपरेशन, जिसे हम एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस एंड इकोनॉमी ऑफ ऑपरेशंस का रिव्यू करना भी कहते हैं। और फोर्थ क्या था? रिव्यू ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। शाबाश, ये इसके प्रोसीजर थे जो नॉर्मली इंटरनल ऑडिटर परफॉर्म करता है। अच्छा, क्या इन लिस्ट को पढ़ के हम इस नतीजे पे पहुंच गए कि इनमें से कुछ फंक्शन ऐसे हैं जो एक्सटर्नल ऑडिटर से रेलिवेंट हैं और कुछ ऐसे हैं जो एक्सटर्नल ऑडिटर से रेलिवेंट नहीं है? ये मेन कंसेप्ट था। अच्छा, अब अगर कुछ फंक्शन ऐसे हैं जो एक्सटर्नल ऑडिटर से रेलिवेंट है, क्या एक्सटर्नल ऑडिटर को वो सारे प्रोसीजर जीरो से खुद परफॉर्म करने चाहिए, या कि अगर इंटरनल ऑडिटर ने ऑलरेडी वो काम कर लिया है तो वो रिव्यू करके यूज कर लेना चाहिए? चलिए फर्स्ट कीजिए, मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछता हूं। हमने केस स्टडी की प्रैक्टिस की और कोशिश करते हैं हम डेली क्लास में कुछ ना कुछ प्रैक्टिस करें, लेकिन इसके बावजूद ये पॉसिबल नहीं है कि हम वॉल्यूम 2 की हर केस स्टडी को प्रैक्टिस कर सके। पॉसिबल ही नहीं है, क्लास में कुछ ना कुछ तो आपको खुद से भी करनी पड़ेगी। तो अगर ऐसी केस स्टडीज जो निस्बतन कम है, ज्यादा रिस्की नहीं, लेटेस्ट वाली नहीं, लेटेस्ट वाली केस स्टडी नहीं, ज्यादा मुश्किल वाली केस स्टडी नहीं, वो तो आपको करवानी ही करवानी है। अगर कोई ऐसी केस स्टडी जो निस्बतन पुरानी है, जो ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं दूसरी एग्जामिनेशन बॉडीज की हैं, ठीक है, वो कंपैरेटिवली इजी हैं, ऐसी केस स्टडीज की अगर किसी पास सेशन की रिकॉर्डिंग हो तो क्या वो मुझे आपके साथ शेयर कर देनी चाहिए कि नहीं?
कर दें चाहे कि अगर आप इसको यूज करना चाहें तो कर लें, वरना नहीं यूज करना चाहे ना करें। लेकिन याद रखिए इसका यह मतलब नहीं है कि मैं कोई सिग्निफिकेंट या इंपॉर्टेंट या ऐसी जिसमें मुश्किल हो, रिस्क ज्यादा हो, वो वाली केस स्टडी भी आपको पास सेशन की दे दूं। फिर तो आप कहें सर फिर पास सेशन से वही यूट्यूब वाले लेक्चर, फिर फर्क क्या रह गया। तो स्टैंडर्ड भी ये कहते हैं कि एक्सटर्नल ऑडिटर इंटरनल ऑडिटर के वर्क को यूज कर सकता है, लेकिन वो कहते हैं हर एरिया में उसके वर्क को यूज नहीं करना। अगर तो एरिया ऐसा है जो, सबसे पहले तो देखो वो इंटरनल ऑडिटर को वैल्यूएट करो कि वो ठीक भी है कि नहीं, वो ठीक है, फिर उसके काम को भी चेक करो, वो भी ठीक है। भाई हो सकता है सिलेबस चेंज हो गया हो सकता है एग्जामिनर कमेंट्स में कोई ऐसी चीज थी सोल्यूशन में उसका जिक्र नहीं हो सका था, वो करना, ऐसी सिचुएशन में तो वो मुझे आपके साथ शेयर नहीं करना चाहिए। तो इसी तरह ऑडिटिंग स्टैंडर्ड भी कहते हैं आपने जब कभी इंटरनल ऑडिटर, हालांकि आप वही काम करें, क्वेश्चन वही है, पिछले सेशन में भी करवाया था, क्वेश्चन वही है, इस सेशन में भी तो क्वेश्चन वही है, लेकिन वो कहता है अगर उसकी सिग्निफिकेंस ज्यादा है उस इशू की, उसमें रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट ज्यादा है, तो फिर आपने इंटरनल ऑडिटर के वर्क को यूज नहीं करना, बल्कि खुद से काम करना है। तो लेसन सुन लीजिए, सबसे बड़ा लेसन जो ये ऑडिटिंग स्टैंडर्ड ये वाला चैप्टर हमें दे रहा है वो ये कि कुछ काम ऐसे होते हैं जो इंटरनल ऑडिटर ने भी करने होते हैं, उसकी स्कोप में भी शामिल है और एक्सटर्नल ऑडिटर के स्कोप में भी शामिल है। फॉर एग्जाम्पल टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स और टेस्ट ऑफ डिटेल्स। फिर इसके बाद दूसरा पॉइंट, ये क्लियर हो गया पॉइंट। दूसरा पॉइंट, एक्सटर्नल ऑडिटर को इजाजत है वो इंटरनल ऑडिटर के किए हुए काम को खुद यूज कर सकता है। जैसे फर्स्ट कीजिए हमने कोई फ्लो चार्ट बनाना है, हमने कोई सिस्टम डॉक्यूमेंट करना है, वो इंटरनल ऑडिटर वालों ने ऑलरेडी डॉक्यूमेंट किया हुआ है, तो हम दोबारा नए सिरे से स्क्रैच से बनाए या जो उनका ऑलरेडी उन्होंने टेबल चार्ट वगैरह बनाए हुए हैं, सिस्टम बनाया हुआ है, उसको यूज कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो स्टैंडर्ड क्या कहता है, एक्सटर्नल ऑडिटर इंटरनल ऑडिटर के वर्क को यूज कर सकता है, लेकिन दो शर्तें हैं, और ये कंसेप्ट बिल्ड कर रहा हूं, दो शर्तें हैं, और ये दो शर्तें हर अदर के केस में, यानी आप अगर इंटरनल ऑडिटर के वर्क को यूज करने की बात करें उसमें भी दो शर्तें, एक्सपर्ट के वर्क को यूज करने की बात करें उसमें भी दो शर्तें, अगर कंपोनेंट ऑडिटर को यूज करने की बात करें उसमें भी दो शर्तें। इसके अलावा और भी है, सर्विस ऑडिटर है उसके वर्क को यूज कर, हमारे सिलेबस में नहीं, दो क्या है, पहला उस प्रोफेशन को वैल्यूएट करें जिसके वर्क को आप यूज करने जा रहे हैं, वो कॉम्पिटेंट है कि नहीं, वो इंडिपेंडेंट है कि नहीं, उसकी अप्रोच सिस्टमैटिक डिसिप्लिन है कि नहीं, यानी वो वैसा ही प्रोफेशनल है जैसा ऑडिटर के डाउनग्रेडेड किस्म का प्रोफेशनल है। स्टेप नंबर 1 में हमने उस प्रोफेशनल को वैल्यूएट करना है। स्टेप नंबर 2 में हमने उसके काम को वैल्यूएट करना है, काम को भी वैल्यूएट करना है कि उसका काम भी ठीक होना चाहिए, यानी दुकान भी ऊंची होनी चाहिए, ऊंची दुकान और मीठा पकवान, दोनों चीजें। ऊंची दुकान से क्या मुराद है, वो प्रोफेशनल को वैल्यूएट करना है हमने, वो कॉम्पिटेंट है कि नहीं, उसमें ऑब्जेक्टिविटी है कि नहीं, सिस्टमैटिक एंड डिसिप्लिन्ड अप्रोच की तरह काम करता है कि नहीं, और दूसरे नंबर पे उसके वर्क की एडिक्वेसी को भी वैल्यूएट करना है, क्योंकि हम सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस ऑब्टेन करने के आदी हैं। हमें जब कभी कोई एक्सेप्शन सामने आती है हम आंखें बंद नहीं करते, उसको रिजॉल्व करते हैं। हमारा सैंपल साइज रीजनेबल होता है, हमारा मटेरियलिटी लेवल भी वेल कैलकुलेटेड होता है, हम अपना काम करने में रिस्क असेसमेंट को भी कंसीडर करते हैं। अगर तो उस प्रोफेशनल ने अपने काम में इन चीजों को कंसीडर किया हुआ है, बिल्ड किया, इसका मतलब है हम उस काम को यूज कर सकते हैं, वरना अगर इन चीजों को बिल्ड नहीं किया हुआ तो फिर उसके वर्क को यूज नहीं करना। फिर से सुन लीजिए, क्या हमें अपने ऑडिट के दौरान में दूसरे लोगों के काम को यूज करने की इजाजत है जो हमारी ऑडिट टीम का हिस्सा नहीं है? इन दूसरे लोगों को कहा जाता है अदर्स, जो ऑडिट टीम का हिस्सा नहीं, उन्हें क्या कहा जाता है, अदर्स। अब अदर्स में से किसी के भी, वो चाहे एक्सपर्ट हो चाहे इंटरनल ऑडिटर हो, किसी के वर्क को भी यूज कर सकते हैं। स्टैंडर्ड दो बड़े असूल बताता है, दो बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या करनी है, उसको वैल्यूएट करो, उसके वर्क को वैल्यूएट करो, दो चीजें। ठीक है, हम आज के लेक्चर में इन्हीं चीजों के ऊपर फोकस कर रहे होंगे। अब ये देखिए, यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल, अच्छा एक चीज और, इंटरनल ऑडिटर को हम जब हेल्प लेते हैं ना, दो तरह से हेल्प ले सकते हैं। ये आपका लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 और 3 का फर्क है, और आपने ध्यान से इसको सुनना है। ये बड़ी गलती होगी अगर आपने इस कंसेप्ट को ना सही तरीके से डिफरेंशिएट कर पाए। दो चीजें केस स्टडी में पहचानना है कि वो किस सिचुएशन को डिस्कस कर रहा है। इंटरनल ऑडिटर के हवाले से जब हम इंटरनल ऑडिटर से हेल्प लेते हैं, उसके काम को एविडेंस के तौर पे यूज करते हैं, दो सिचुएशन पॉसिबल हैं। सिचुएशन नंबर 1, हम एट द एंड ऑफ द ऑडिट आए, यानी ईयर एंड पे इंटरनल ऑडिटर से कहा, सर सारा साल आप काम करते रहे हैं, सारा साल हम आपके किए हुए काम को यूज करना चाहते हैं। ये सिचुएशन अलग है, इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग है।
इसको कहते हैं यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर या रिलाइंग ऑन वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर, एक कंसेप्ट है। दूसरा तरीका क्या हेल्प लेने का? दूसरा तरीका हेल्प लेने का ये है, हम ईयर एंड पे आए, इंटरनल ऑडिटर से कहें सर आप जो काम करते रहे हैं ना, हमें उससे कोई गर्ज नहीं, हमें उससे कोई गर्ज नहीं। ऐसा कीजिए, आप अपने डिपार्टमेंट के 3-4 लोग हमारे पास भेज दीजिए, हम उनसे अपनी डायरेक्शन एंड सुपरविजन में काम करवाएंगे। हम अपनी डायरेक्शन या सुपरविजन में काम करवाएंगे। इसमें और पहले वाले केस में फर्क क्या है? पहले वाले केस में हम इंटरनल ऑडिटर के वर्क को यूज कर रहे हैं, इंटरनल ऑडिटर को यूज नहीं कर रहे, उसके स्टाफ को यूज नहीं कर रहे। सेकंड केस में हम इंटरनल ऑडिट स्टाफ को यूज कर रहे हैं, उसके वर्क को नहीं, यानी उससे अपनी ज़ेरे निगरानी काम करवा रहे हैं। अच्छा, सेकंड वाले केस को नाम दिया जाता है डायरेक्ट असिस्टेंस। तो आपने केस स्टडी में या किसी भी क्वेश्चन में ध्यान से ये देखना है यूजिंग दी वर्क है या डायरेक्ट असिस्टेंस है। अगर क्वेश्चन में ये अल्फा, जो एक दफा पहली दफा जब उसने ये स्टैंडर्ड डिवाइस होकर क्वेश्चन सेट किया था ना, स्टूडेंट मार्क आ गए थे इस क्वेश्चन से, उन्हें यूजिंग दी वर्क में और डायरेक्ट असिस्टेंस में फर्क नहीं पता चल सका। ये समझ आ गया आपको? अब देखिए लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 की हेडिंग क्या है? यूजिंग दी वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन। और लर्निंग ऑब्जेक्टिव 3 की हेडिंग क्या है? ऑब्टेनिंग डायरेक्ट असिस्टेंस फ्रॉम इंटरनल ऑडिटर। वो डायरेक्ट असिस्टेंस में और यूजिंग दी वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर में फर्क आपको पता होगा, आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकेंगे, वरना नहीं। अगर उसने पूछा डायरेक्ट असिस्टेंस, आपने बता दिया यूजिंग दी वर्क, अगर पूछा यूजिंग दी वर्क बता दिया डायरेक्ट असिस्टेंस, सारा क्वेश्चन फर्क है। ये बड़ी गलती होगी, इसको ध्यान में रखना। अब हम लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो क्या है? यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर, यानी इंटरनल ऑडिटर ने ऑलरेडी काम किया हुआ है। अब सुनिए, बॉक्स, ये बॉक्स ही बताया यूजिंग द वर्क वाला, ये जो बॉक्स में जो बताया था ना 2 पॉइंट, अब बॉक्स वाला पढ़ के देखें, वो यही चीज है, पढ़ के देखें, शाबाश, अभी पढ़ लें, यही चीज है। चलिए जी, अच्छा अब आगे चलते हैं। अब है यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर। इसमें 2 बड़े काम करने हैं। पहला काम इवैल्यूएट करना है इंटरनल ऑडिटर को, और दूसरा काम इवैल्यूएट करना है उसके वर्क को, काम को। ठीक है, बाकी कुछ छोटे मोटे रिलेटेड कंसेप्ट भी हैं, वो हम पढ़ते जाएंगे। बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? जब कभी हम यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर की तरफ जाएंगे, हमारी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? 2, इंटरनल ऑडिटर को इवैल्यूएट करना है, वो इस काबिल है कि नहीं, फिर उसके काम, उसके वर्क को, कि क्या उसका काम भी वैसा ही है जैसा हम एज एक्सटर्नल ऑडिटर करते हैं कि नहीं। इवैल्यूएटिंग इंटरनल ऑडिट फंक्शन। हमने इंटरनल ऑडिटर को जब इवैल्यूएट करना है, उस डिपार्टमेंट को, इंटरनल ऑडिट फंक्शन को, उसके लोगों को क्या चीजें देखनी है? 3 चीजें। कंपिटेंट है कि नहीं स्टाफ, ऑब्जेक्टिविटी है कि नहीं, और ऑब्जेक्टिविटी से मुराद इंडिपेंडेंस, सिस्टमैटिक एंड डिसिप्लिन्ड अप्रोच है कि नहीं। पहले मुझे ये बताइए, क्या एक्सटर्नल ऑडिटर में ये तीनों चीजें होती हैं? तो अगर एक्सटर्नल ऑडिटर में तीनों चीजें होती हैं, तो एक्सटर्नल ऑडिटर जिस बंदे के काम को अपना काम कह के यूज करना चाहता है, उसमें भी तीनों चीजें होनी चाहिए। कौन कौन सी? कंपिटेंस, ऑब्जेक्टिविटी। अच्छा, कंपिटेंस कैसे पता चलेगी कंपिटेंट है कि नहीं इंटरनल ऑडिटर? ये जनरल पॉइंट है कुछ। उसकी क्वालिफिकेशन देखेंगे कितने हैं, एक्सपीरियंस देखेंगे, उसका कंपनी के बारे में, इंडस्ट्री के बारे में नॉलेज है, क्या प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है इंटरनल ऑडिट में जो नया स्टाफ आता है, रिसोर्सेज सफिशिएंटली रिसोर्स्ड है, यानी इनके पास सफिशिएंट सोर्सेज है। ये तो नहीं कि सीएफओ सीईओ को बहुत ज्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल हों और इंटरनल ऑडिटर जिन्होंने उसका काम चेक करना है उसको रिसोर्सेज ना, सीएफओ सीईओ को लैपटॉप दिए गए हों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सॉफ्टवेयर दिए गए अपने काम करने के लिए, और इंटरनल ऑडिटर को कहा भाई कैलकुलेटर से काम चला, बजट नहीं है। क्या इंटरनल ऑडिटर इफेक्टिवली काम कर सकेंगे? नहीं कर सकेंगे। तो इसीलिए हमने सबसे क्या देखना है, कंपिटेंस, इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट कंपिटेंट है कि नहीं। और आपने जब ये केस स्टडी में फैक्टर डिस्कस करेगा, कैसे पता चलेगा कंपिटेंट है कि नहीं इंटरनल ऑडिट वाले? हम देखेंगे उनका नॉलेज, एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन, ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, सफिशिएंट रिसोर्सेज हैं कि नहीं। रिसोर्सेज से मुराद ह्यूमन रिसोर्सेज भी होते हैं, टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज भी होते हैं। क्लियर? कंपिटेंट है तो ठीक है, कंपिटेंट नहीं है आगे देखें। ऑब्जेक्टिविटी से मुराद इंडिपेंडेंस। जिस तरह एक्सटर्नल ऑडिटर को इंडिपेंडेंट होना चाहिए क्लाइंट से, इंटरनल ऑडिटर उस तरह से इंडिपेंडेंट तो नहीं होगा, लेकिन इंडिपेंडेंट फ्रॉम मैनेजमेंट जरूर होना चाहिए। याद है आपको लाइन बताई थी, इंटरनल ऑडिटर
कैन नॉट बी इंडिपेंडेंट फ्रॉम एंटिटी बट इट शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ मैनेजमेंट। कैसे पता चलेगा मैनेजमेंट से इंडिपेंडेंट है कि नहीं? एम्प्लॉयमेंट डिसीजन कौन कर रहा है? सीईओ कर रहा है। इंडिपेंडेंट है कि नहीं? नहीं। एम्प्लॉयमेंट डिसीजन सीएफओ सीईओ को नहीं करने चाहिए। किसको करने चाहिए? डायरेक्टर्स को। रिपोर्टेबल किसको होना चाहिए? इंटरनल ऑडिट फंक्शन अपनी रिपोर्ट्स किसको सबमिट करवाए? डायरेक्टर्स को। तो फिर इंडिपेंडेंट है, ऑब्जेक्टिव है। और अगर सीएफओ सी मैनेजमेंट को सबमिट कर, मसला स्कोप ऑफ वर्क कौन डिसाइड कर रहा है? अगर मैनेजमेंट यानी सीएफओ सीईओ कर रहे हैं तो होगा। अच्छा याद रखें स्टूडेंट, कहने लगा सर लॉ में पढ़ा था सीईओ भी डीम्ड डायरेक्टर होता है, तो अगर वो रिपोर्ट सीईओ को दे रहा है तो डायरेक्टर को रिपोर्टिंग होगी। मैं कहा था नहीं, लॉ का कंसेप्ट जहां कहीं आएगा ना वहां पे सीईओ डायरेक्टर होगा, लेकिन जहां पे लॉ के अलावा ऑडिट का कंसेप्ट है, ऑडिट की दुनिया में सीईओ मैनेजमेंट का हिस्सा होता है, सीएफओ भी। ठीक है, सीईओ को डायरेक्टर सिर्फ और सिर्फ लॉ में समझा जाता है, कंपनी लॉ में, ऑडिट में नहीं। हाँ, ऑडिट कमेटी भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही होते हैं, बिल्कुल। ऑडिट कमेटी भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मैनेजमेंट नहीं होती, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की सब कमेटी होती है। कंफ्लिक्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इंटरनल ऑडिटर को क्या मैनेजमेंट का काम भी दे देना चाहिए कि सारा दिन फारिग बैठे रहते हैं आप लोग इंटरनल ऑडिट वाले, आइए आज से रिकंसिलिएशन बनाना शुरू कर दें। रिकंसिलिएशन बनाना मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है कंपनी के अंदर, उसको चेक करना इंटरनल ऑडिटर की। सर सेल इनवॉइस को रीचेक करने के लिए बंदा चाहिए, इंटरनल ऑडिट वाला भिजवा देना। अगर इंटरनल ऑडिट वाले ही मैनेजमेंट का काम करेंगे तो उसको चेक कौन करेगा? तो चेक कौन करेगा? इसीलिए कंफ्लिक्टिंग रिस्पांसिबिलिटीज नहीं। इससे कंफ्लिक्टिंग रिस्पांसिबिलिटी का मतलब क्या है कि मैनेजेरियल फंक्शंस इंटरनल ऑडिटर को नहीं करने चाहिए। और आपको याद होगा यही बात कोड ऑफ एथिक्स एक्सटर्नल ऑडिटर को भी कहता था कि टेम्परेरी स्टाफ जब भेजो ना तो उसको मैनेजेरियल डिसीजन करने से मना करो। क्यों? उसकी रीजन अब समझ आ गई होगी आपको, क्योंकि अगर हमारे बंदे ने मैनेजेरियल डिसीजन करना शुरू कर तो फिर उसको चेक कौन करेगा? फिर वो सेल्फ रिव्यू थ्रेट आ जाएगा। ठीक है, इसीलिए कंफ्लिक्टिंग रिस्पांसिबिलिटी आ गए। रोटेशन होते रहनी चाहिए, जिस तरह 5 साल बाद एक्सटर्नल ऑडिटर की रोटेशन होती है इंटरनल, क्योंकि इंटरनल ऑडिटर भी अगर काफी अरसे से सेम पोजीशन पे मैनेजमेंट के साथ का रिव्यू कर रहे हैं तो उनमें भी ऐसा हो सकता है थ्रेट, फेमिलियरिटी थ्रेट राइज हो जाए। क्लियर? ये फेमिलियरिटी थ्रेट की तरफ इशारा कर रहा है कि अगर रोटेशन नहीं करेंगे। कंफ्लिक्टिंग रिस्पांसिबिलिटीज सेल्फ रिव्यू थ्रेट की तरफ इशारा कर रहा है कि अगर उसे इंटरनल ऑडिटर को मैनेजमेंट का ही काम दे दिया और केस स्टडी में देगा वो काम मैनेजमेंट के काम, आपने पहचानना होगा कि ये काम कंफ्लिक्टिंग रिस्पांसिबिलिटी है। क्लियर? ये ऑब्जेक्टिविटी। तो बताइए अगर आपने ऑब्जेक्टिविटी को वैल्यूएट किया, पता चला ऑब्जेक्टिव नहीं है, छोड़ दो उसका काम। सिस्टमैटिक एंड डिसिप्लिन अप्रोच, भाई इसका मतलब क्या कि इंटरनल ऑडिटर को वैसे ही सिस्टमैटिकली और डिसिप्लिन्ड वे में काम करना चाहिए जैसे एक्सटर्नल ऑडिटर करते हैं। मैं एक्सटर्नल ऑडिटर कैसे करते हैं काम सिस्टमैटिक एंड डिसिप्लिन वे में? पहले प्लानिंग करते हैं, उसके बाद वर्क को सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस ऑब्टेन करते हैं, डॉक्यूमेंट करते हैं, उनके काम का रिव्यू होता है। ये सारी चीजें सिस्टमैटिक एंड डिसिप्लिन अप्रोच का हिस्सा है। अगर इंटरनल ऑडिटर का काम भी इसी तरीके से हो रहा है तो फिर उसका काम सिस्टमैटिक एंड डिसिप्लिन अप्रोच में है, यानी प्लानिंग कर रही है, डॉक्यूमेंटेशन होती है काम की, रिव्यू होता है, क्वालिटी कंट्रोल प्रोग्राम है जो इंश्योर क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू होते हैं। तो फिर इसका मतलब क्या कि इंटरनल ऑडिटर का काम भी सिस्टमैटिक एंड डिसिप्लिन है। तो आपने जब इंटरनल ऑडिटर उसके वर्क को इंटरनल ऑडिटर को वैल्यूएट करना है, 3 चीजें कौन सी देखनी है? कॉम्पिटेंस, ऑब्जेक्टिविटी, डिसिप्लिन अप्रोच, कि उसको सिस्टमैटिक एंड डिसिप्लिन अप्रोच काम करने की आदत है कि नहीं। इसमें हम काम चेक नहीं कर रहे, काम करने का तरीकाकार चेक कर रहे हैं सिस्टमैटिक। ठीक है, अच्छा एक छोटी सी केस स्टडी आपके सामने रखता हूं। उस केस स्टडी में उसने कहा, बाजू का ना घुमा के वो इंफॉर्मेशन देता है, आप क्लियरली अंदाजा नहीं लगा पाते कि ये प्लस है कि माइनस पॉइंट। उसने कहा हेड ऑफ द इंटरनल ऑडिटर सीएफओ का पुराना दोस्त है, इस वजह से वो अपने इस लिंक का फायदा उठाते हुए अकाउंट्स डिपार्टमेंट में जब चाहे चला जाता है, कोई उसको रोकता टोकता नहीं है क्योंकि उनको पता है सीएफओ का दोस्त है। और फिर जैसे ही वो रिव्यू करता है किसी काम को, उसे पता चलता है कोई काम गलत हो रहा है, वो कहता है वो लेटेस्ट बंदा है, पेपरलेस एनवायरनमेंट में काम करने का आदी है, वो ज्यादा पेपर वर्क पे टाइम जाया करने में बिलीव नहीं करता, वो ऑन द स्पॉट इंस्ट्रक्शन देना, ये काम ऐसे नहीं ऐसे करना, ये काम ऐसे नहीं ऐसे करना है। अब बताइए, कमेंट कीजिए, क्या आप ऐसे इंटरनल ऑडिटर के वर्क को यूज करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? सिस्टमैटिक एंड डिसिप्लिन्ड अप्रोच ने क्यों नहीं है? डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। भाई पेपरलेस काम करना ठीक है, पेपरलेस, लेकिन पेपरलेस एनवायरनमेंट में डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कंप्यूटर पे कर लो, एक्सेल पे, वर्ड पे बना लो।
एक इशू आप आइडेंटिफाई कर लिया, एक स्किप कर गए। इस केस में ऑब्जेक्टिविटी भी नहीं थी। क्यों नहीं थी? सीएफओ का दोस्त था। जूनियर का काम तो सही चेक करता रहेगा, लेकिन सीएफओ के काम में गड़बड़ होगी, कभी नहीं बताएगा। तो इस एक सेशन में दो प्रॉब्लम्स थी। अब नीचे अगली रिक्वायरमेंट, क्या आप ऐसे इंटरनल ऑडिटर के वर्क को यूज करेंगे? नहीं करेंगे। तो स्टेप नंबर 1, जब आपने इंटरनल ऑडिटर के वर्क को यूज करने का डिसीजन करना है, किसको वैल्यूएट करना है? कंपिटेंस, इवैल्यूएट इंटरनल ऑडिटर, यानी उसकी कंपिटेंस, ऑब्जेक्टिविटी, सिस्टमैटिक एंड डिसिप्लिन। यहां से पास हो गया। अब आगे आपने क्या आगे आपने ये देखना, अगला डिसीजन ये करना है कि इंटरनल ऑडिटर का वर्क क्या हर जगह पे यूज कर सकते हैं हम। ये थोड़ा सा आपसे जजमेंटल क्वेश्चन पूछ रहा हूं, क्या हर एरिया में इंटरनल ऑडिटर का वर्क? अगर स्टैंडर्ड ने फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली, ये नहीं मुझे पता, लेकिन स्टैंडर्ड ने इसकी इजाजत नहीं दी। स्टैंडर्ड कहता है अगर हम आपको ये इजाजत दे देते ना कि आप हर एरिया में इंटरनल ऑडिटर के वर्क को यूज कर लें, तो आप सुकून से बैठे होते, इंटरनल ऑडिट वाले सारा ऑडिट कर रहे होते, वो जो एक्सटर्नल ऑडिट की एक रूह है ना, वो खत्म हो जाती। तो हम ये चाहते हैं मेजर वर्क जो है वो एक्सटर्नल ऑडिटर वाले खुद करें। हाँ, जहां पे कोई रूटीन नेचर का वर्क है, लेस रिस्की वर्क है, वो टाइम बचाने के लिए, एफिशिएंट अप्रोच रखने के लिए एक्सटर्नल ऑडिटर यूज कर सकता है। तो ये कंसेप्ट ध्यान में रखना है, हम हर एरिया में इंटरनल ऑडिटर के वर्क को यूज नहीं कर सकते। अब अगले स्टेप में स्टैंडर्ड हमें बता रहे हैं कि किन एरियाज में वर्क यूज कर सकते हैं, किन में नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि अगर तो आपको इंटरनल ऑडिटर की कंपिटेंस, ऑब्जेक्टिविटी या उसकी अप्रोच के बारे में कंसर्न हो, बड़े कंसर्न हो, यानी इन वैल्यूएशन में कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो आपने इंटरनल ऑडिटर के वर्क को यूज नहीं करना। क्लियर हो गई बात? वर्ड यहां पे उसने ऑब्जेक्टिविटी और कंपिटेंस अप्रोच का नहीं लिखा, लेकिन प्रैक्टिकली अप्रोच की बेस पर भी डिसीजन होता है। क्लियर? अच्छा, और अगर फिर इसके बाद अगर कंपिटेंस और ऑब्जेक्टिविटी पे कंसर्न है तो सही, लेकिन थोड़े बहुत कंसर्न है, सम कंसर्न है, सीरियस कंसर्न नहीं है। ये यहां पे सम नहीं, यहां पे लिखे सीरियस। सीरियस, अगर आपको सीरियस कंसर्न हो इंटरनल ऑडिटर के बारे में, उसकी ऑब्जेक्टिविटी, कंपिटेंस, अप्रोच के बारे में सीरियस कंसर्न हो, यूज ना कर। अगर लेस देन सीरियस कंसर्न है, यानी थोड़े बहुत, सम कंसर्न है, फिर इंटरनल ऑडिटर का वो को यूज कर सकते हैं, लेकिन कम करना, यानी कंसर्न के लिहाज से ना, फिर थोड़ा बहुत यूज करना। भाई ये बात समझ आई आप? अच्छा, आगे चलते हैं। तो इसके बाद यहां पे हमें ऑडिटिंग स्टैंडर्ड ने बताया कि रूल बताया, रूल कि हम वर्क यूज करने से पहले क्या देखना है, हमने किन एरियाज में वर्क यूज कर सकते हैं। उसने कहा अगर तो कंसर्न, कंपिटेंस, ऑब्जेक्टिविटी के बारे में ज्यादा है, बिल्कुल यूज ना करो, और अगर लेस देन सीरियस कंसर्न है, थोड़े बहुत कंसर्न, तो यूज कर लो। अच्छा, हमने पूछा फिर किन एरियाज में वर्क यूज कर लें, किन एरियाज में? उसने हमें लिस्ट दी है। अच्छा, ये ध्यान में रखिएगा, ये लिस्ट उन एरियाज की है जिनमें इंटरनल ऑडिटर के वर्क को यूज कर सकते हैं। जैसे उसने कहा डॉक्यूमेंटेशन ऑफ काउंटिंग एंड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, आपने अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी होती है ना, अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करने के बाद उसको डॉक्यूमेंट करना होता है। तो अक्सर सिस्टम के ना, जो भी सिस्टम इन प्लेस होता है सेल परचेज, वो क्लाइंट ने ऑलरेडी उसके चार्ट वगैरह बना के रखे होते हैं। बात होगा अगर आप किसी हॉस्पिटल में जाए ना, तो वहां पे पेशेंट्स की गाइडेंस के लिए उन्होंने बताया होता है कि किस पेशेंट ने किस तरफ जाना है, और थोड़ा सा ब्रीफली सिस्टम बाजू का। इस तरह की डॉक्यूमेंट वर्क अगर क्लाइंट ने ऑलरेडी डॉक्यूमेंट किया हुआ है, तो हमें खुद से दोबारा बनाना चाहिए कि यूज करें। रिस्क असेसमेंट, इसमें उसका वर्क को यूज, ऑलरेडी अगर इंटरनल ऑडिटर ने कुछ रिस्क असेस किए हुए हैं, ये बिजनेस रिस्क की तरफ इशारा कर रहा है, तो क्या हम वो यूज कर सकते हैं? बिल्कुल, बिजनेस रिस्क भी ऑडिटर यूज कर सकते। टेस्ट ऑफ कंट्रोल अगर इंटरनल ऑडिटर ने परफॉर्म किए हैं, हम भी यूज कर सकते हैं। सब्सटेंटिव प्रोसीजर, उसने अगर कुछ ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई किया है, उसमें कोई प्रॉब्लम सामने नहीं आई, हम भी यूज कर सकते हैं क्लाइंट। अच्छा, हम फिर जैसे उसने अगर सेल्स में 500 इनवॉइसेस को चेक कर लिया, क्या हम दोबारा से उन्हीं 500 इनवॉइसेस को रीचेक करें कि उसके वर्क को यूज कर सकते हैं, उसके वर्क को यूज। ये इसे कह रहा है सब्सटेंटिव प्रोसीजर, लेकिन इन्वॉल्विंग लिमिटेड, जिसमें ज्यादा रिस्क या जजमेंट ना हो। ज्यादा रिस्क या जजमेंट वाले वो काम कर रहे हैं, खुद करें। फिर इन्वेंटरी काउंट की ऑब्जर्वेशन में इंटरनल ऑडिटर के वर्क को यूज कर सकते हैं।
ये बल्कि प्रैक्टिकली हम क्या करते हैं, क्लाइंट से लिस्ट ले लेते हैं, सर आपके टोटल लोकेशंस कितनी है, 30 लोकेशंस है, इसमें हम 10 लोकेशन पे जाएंगे, लेकिन इंटरनल ऑडिटर वाले हर लोकेशन पे जाते हैं। तो हम जिन 10 लोकेशन पे जाते हैं उनमें मसलन साइल हम खुद नोट कर लेते हैं, लेकिन जिन लोकेशन पे इंटरनल ऑडिटर वाला विजिट करता है उससे फिर डॉक्यूमेंट्स ले लेते हैं। उसने भी कुछ ना कुछ इश्यूज मेंशन किए होते हैं। देखिए फायदा ही है ना, या तो उसने कुछ भी मेंशन नहीं किया होगा, कहा बड़ा ही बायस कुछ नहीं लिखा होगा कुछ भी, तो उससे भी हमें नुकसान तो नहीं है, क्योंकि वो हमारे लिए तो हमने उधर विजिट करने जा ही नहीं रहे थे। अगर उसने 2-4 मसले भी आइडेंटिफाई कर लिए हमारे लिए हेल्पफुल ही होगा। इसलिए इन्वेंट्री अकाउंट में भी जिन लोकेशंस को हम विजिट नहीं करते उन लोकेशन में जो इंटरनल ऑडिटर का वर्क होता है उसे यूज कर लेते हैं। टेस्ट ऑफ कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन, लॉज एंड रेगुलेशन की कंप्लायंस की है कि नहीं। ट्रेसिंग ट्रांजैक्शन थ्रू आउट द अकाउंटिंग सिस्टम, ये वॉक थ्रू टेस्ट इसको बोलते हैं। वॉक थ्रू टेस्ट मैंने आपको बताया था कि ट्रांजैक्शन को सेलेक्ट करें थ्रू आउट द अकाउंटिंग सिस्टम, देखना क्या एक्टिविटीज हो रहे हैं। तो इन एरियाज में वर्क को यूज कर सकते हैं। फिर से नॉर्मल, फिर से इंटरनल ऑडिटर के वर्क को यूज करना है। स्टेप नंबर 1 क्या कर, इवेल्युएट करना है इंटरनल ऑडिट फंक्शन को। अगर उसमें कोई मसला हुआ काम उधर ही छोड़ देना, अगर उधर से क्लियर। सेकंड डिसीजन क्या करना है, किन एरियाज में इसका वर्क को यूज करें किसमें ना करें। स्टैंडर्ड क्या कहता है, कहता है अगर तो उनके कंप्यूटर सब्जेक्टिव में प्रॉब्लम है छोड़ दो, अगर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है तो फिर उसके वर्क को यूज कर। लेकिन ऐसे एरियाज में जिनमें रिस्क और जजमेंट्स कम है, अगर इंटरनल ऑडिटर ठीक है लेकिन एरिया ऐसा है जिसमें हाई रिस्क हाई जजमेंट इन्वॉल्व है, उसके वर्क को यूज ना करो। ठीक है, पहले उसने सिखाया वैल्यूएट करना इंटरनल ऑडिट फंक्शन को, फिर रूल बताया उसने इंटरनल ऑडिट में प्रॉब्लम है या एरिया हाई रिस्क हाई जजमेंट वाला है, वर्क को यूज ना करो। लेकिन अगर एरिया हाई रिस्क हाई जजमेंट वाला नहीं है, फॉर एग्जांपल ये एरियाज, ये सारे वो एरियाज हैं जो लो रिस्क या लो जजमेंट्स वाले, इनमें इंटरनल ऑडिटर के वर्क को यूज कर सकते हैं। टेस्ट ऑफ कंट्रोल भी वही उनमें जिनमें रिस्क कम है, सिग्निफिकेंट एरिया वाले नहीं। ये कंसेप्ट समझ आ गया। अब हमने देख लिया इंटरनल ऑडिट वाला ओके, एरिया भी ठीक है, हाई रिस्क हाई जजमेंट वाला नहीं है। अब क्या करना है, क्या उसके काम को देख, बंदा ठीक है तो काम भी ठीक ही होगा। नहीं, अजम्पशन ना ले लें, अजम्पशन ना ले लें कि अगर कोई एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है काम भी अच्छा कर रहा होगा। नहीं नहीं, याद रखें चार्टर्ड अकाउंटेंट भी बड़े बड़े थके काम करते हैं, और इवन मैट्रिक पास लोग भी प्रोफेशन में वो बड़ा एक्सीलेंट वर्क कर जाते हैं बाज़ औक़ात। तो इसीलिए काम नाम पे डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, छोटे नाम वाले भी बड़ा काम कर जाते हैं और बाज़ औक़ात बड़े नाम वाले भी। इसीलिए उसने कहा नाम चेक कर लिया, अब काम भी चेक करो। काम में क्या देखना है, काम में क्या देखना है, उसने कहा ये फैक्टर्स देखो, क्या वर्क जो किया गया है प्रॉपरली प्लान परफॉर्म डॉक्यूमेंट और रिव्यूड है कि नहीं। जो इंटरनल ऑडिटर ने वर्क यूज किया है उसकी प्लानिंग हुई थी, डॉक्यूमेंटेशन हुई थी, रिव्यू हुआ था, बट ठीक है। अगर ये सारे, क्योंकि ये सारे काम हमने भी करने होते हैं, उसके लिए भी करना जरूरी है। हाँ, वही बात कर रहा है जो यहां पे की थी उसने, सही है। लेकिन यहां पे कह रहा था कि उसको ऐसा काम करने की आदत हो, यहां पे कह रहे उसने ऐसा काम किया हो, उसकी अप्रोच है, ये वर्क है। एविडेंस कौन सा होना चाहिए, लेस देन सफिशिएंट, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस। ये ना 2 सैंपल उठा के तो बस के बाद 2 ठीक है बाकी सारा भी ठीक हो, नहीं। सैंपल साइज जिस तरीके से हम डिटरमिन करते हैं उसने भी डिटरमिन किया। सफिशिएंट कंक्लूजन रीच्ड आर एप्रोप्रिएट, जो कंक्लूजन ड्रॉ किए हैं वो एप्रोप्रिएट हो, और अगर इन कंक्लूजन में कोई एक्सेप्शन सामने आ गई है तो प्रॉपरली रिजॉल्व की गई हो। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, इंटरनल ऑडिटर का वर्किंग पेपर आपके सामने आया, आपने देखा उसके ऊपर लिखा हुआ था क्लाइंट ने ड्यूरिंग द ईयर 50 लीज एग्रीमेंट किए हैं। इंटरनल ऑडिट वालों ने कहा हमने उनमें से 2 सेलेक्ट कर लिए हैं ताकि देख लें कि क्या उनकी क्लासिफिकेशन, अकाउंटिंग, डिस्क्लोजर वगैरह सही हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। ठीक है, क्या एविडेंस सफिशिएंट एप्रोप्रिएट है आपके? सफिशिएंट नहीं लग रहा, बज़ाहिर नहीं लग रहा। 50 में से तो 7, 8, 10 तो होने चाहिए थे, क्योंकि अब एक्सटर्नल ऑडिटर की एक्सटेंट ऑफ वर्क ज्यादा होती है इंटरनेट। चलो इसको भी छोड़ें, आगे देखिए उसने क्या लिखा। अब ये रियल एग्जांपल आपको थोड़ा सा फैक्ट्स चेंज करके आपके सामने रख रहा हूं। उसने कहा कि ड्यूरिंग द ईयर सीएफओ ने एक लीज एग्रीमेंट किया, उस लीज एग्रीमेंट में जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट थी वो फेयर वैल्यू का 93% थी, इसीलिए ये ऑपरेटिंग लीज है और हमने अकॉर्डिंगली इसको काउंट फॉर किया है। अब बताइए, ये एक इंटरनल ऑडिटर का वर्किंग पेपर आपके सामने है, क्या आप इस इंटरनल ऑडिटर पे रिलाई करेंगे? क्यों नहीं करेंगे?
इसके वर्क में क्या प्रॉब्लम है? क्या वर्क एडिक्वेट है? नहीं। क्या प्रॉब्लम है? कि वो सही कंक्लूजन पे नहीं पहुंचा। ये तो फाइनेंस लीज होनी चाहिए। तो कंक्लूजन देखें, पहले कह रहा है एविडेंस सफिशिएंट एप्रोप्रिएट होना चाहिए, फिर कह रहा है कंक्लूजन एविडेंस के मुताबिक होना चाहिए, कंक्लूजन रीच्ड आर एप्रोप्रिएट। अब यहां पे एविडेंस कह रहा है 93% एविडेंस क्या कह रहा है कि ये फाइनेंस लीज है, और वो पहुंचा किस कंक्लूजन पे है? ऑपरेटिंग लीज। तो इसका मतलब इसका वर्क एडिक्वेट नहीं है। क्यों एडिक्वेट नहीं है? क्योंकि कंक्लूजन एप्रोप्रिएट नहीं। और अगर कोई एक्सेप्शन सामने आए, अब अगला वर्किंग पेपर आपने देखा, उसने कहा हमने डेटर्स को काउंट स्टेटमेंट भेजी थी मैनेजमेंट ने, और इंटरनल ऑडिट वालों ने कहा हमारी जिम्मेदारी ये थी कि जो काउंट स्टेटमेंट भेजते हैं इसमें देखा जाता है कि एक्सेप्शन तो सामने नहीं आई, और अगर एक्सेप्शन सामने आए तो रिजॉल्व होनी चाहिए, हमने चेक करना है कि रेजोल्यूशन हो रही है कि नहीं। आपने देखा उसमें लिस्ट लगी हुई थी, डेटर्स का बैलेंस था, आगे जो जवाब आया वो बैलेंस था। कुछ डेटर्स के बैलेंस डिफरेंट थे, लेकिन उसके आगे वर्क ही कोई नहीं परफॉर्म हुआ। एक्सेप्शन सामने आ गई, रिजॉल्व ही नहीं। क्या हम ऐसा करते हैं? कंफर्मेशन वाले चैप्टर में कि हमने ये सीखा कि एक्सेप्शन आए तो रिजॉल्व किए बगैर छोड़ दो। उसने कहा नहीं, रिजॉल्व करो, समरी बनाओ, जो रिजॉल्व नहीं होती सारी एफर्ट के बाद वो प्रॉब्लम की वजह से मॉडिफाई करो। क्लियर हुई जी बात? चलिए फिर इसके बाद, हाँ ये फैक्टर्स वैल्यूएट करने हैं आपने। ये है फैक्टर्स। फैक्टर्स पास होने के लिए क्या जरूरी? एक फैक्टर बहुत जरूरी है, मेहनत। अच्छा, मेहनत कैसे करें भाई? रोज 2 घंटे पढ़ें, असाइनमेंट करें। ये है करना क्या है, ठीक है। एक होता है फैक्टर, एक होता है प्रोसीजर्स। कैसे करना है? स्मार्ट स्टडी करना है, ये सारे बता होते हैं ना, सारे स्मार्ट स्टडी करें। कैसे करनी है ये कोई नहीं बताता। तो स्टैंडर्ड कहता है बेफिक्र रहे, हम आपको ये भी बता रहे हैं कि आपने क्या करना है, और ये भी बता रहे हैं कैसे करना है। कैसे करना है? इंक्वायरी कर लो, ऑब्जर्व, मैनेजमेंट से इंक्वायरी। सर क्या आप काम को प्लान करते हैं, परफॉर्म करते हैं? तो बिल्कुल करते हैं। ऑब्जर्व कर लो, ऑब्जर्व, इंक्वायरी में ऑब्जर्वेशन फर्क है ना। देख लो करते हैं बाकी प्लान में परफॉर्मिंग हो रही है कि नहीं, परफॉर्मेंस। इंस्पेक्शन, उनके डॉक्यूमेंट्स को चेक कर लो। और री परफॉर्मेंस, अच्छा ये अजीब प्रोसीजर है, री परफॉर्मेंस दोबारा से करो। स्टूडेंट कहने लगा सर यही काम करना है, तो ये सारा करने की क्या जरूरत है? स्टैंडर्ड कहता है री परफॉर्मेंस सम ऑफ द वर्क, सारा काम नहीं, सम ऑफ द वर्क, ताकि पता चल जाए कि काम करके जिस नतीजे पे आप पहुंचे हैं उसी नतीजे पे अगर इंटरनल ऑर्डर भी पहुंचा तो उसका मतलब वो ठीक काम कर रहा है। री परफॉर्मेंस आपको इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन, इन तीनों से ज्यादा बेहतर एविडेंस देगा। इसीलिए स्टैंडर्ड ने ये कहा है ये प्रोसीजर लाजमी करना है, लेकिन सिलेक्टेड वे, सब पे नहीं, वरना तो फायदा ही कोई नहीं होगा, सैंपल बेस। और ये वाला ऑप्शनल है, चाहे तो करे चाहे ना करे, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो आपने देखना। तो फैक्टर में और परफॉर्मिंग प्रोसीजर में फर्क समझ आ गया? चलिए यहां तक यही रहते हैं, ये डिस्कशन अभी कल करेंगे। इसमें मेन कंसेप्ट ये बता रहा है कि अगर आपने उसके वर्क को यूज करना है ना, तो इंटरनल ऑडिटर को पहले से फोन करके बता दे मार्च अप्रैल के महीने में ही, सर साल के एंड पे हम आएंगे, चीजें तैयार रखनी है आपने हमारे लिए। वो कहेगा सर क्या क्या चीजें तैयार रखनी है? आपने कहना ये डिश तैयार करो, ये करो, ये करो, ये करो, ये कल डिस्कस करेंगे इसको। अभी इस तरह थी। तो आज के लेक्चर में हमने 3 चीजें सीखी। घर वाले पूछेंगे ऑडिट सीखने भेजा था, क्या सीख के आए? अरे 3 चीजें। पहला, इंटरनल ऑडिटर को वैल्यूएट करना। दूसरा, ये डिसाइड करना किस एरिया में वर्क यूज करना है, किसमें नहीं। और तीसरा, अगर वर्क यूज करना है तो उसकी एडिक्वेसी कैसे। 3 चीजों के ऊपर ग्रिप होनी चाहिए आपकी। क्लियर? अच्छा एक चीज और, वो टेस्ट बनाते हुए ना मैंने सैम्पलिंग का चैप्टर ऐड कर दिया है। उस स्टूडेंट कह लेगा सर कंफर्मेशन का भी अभी नहीं हुआ, तो कंफर्मेशन का फिर नेक्स्ट किसी चैप्टर में ऐड कर लेंगे, ठीक है। टर्म टेस्ट में भी कर लेंगे, नहीं लाता सभी अच्छा चैप्टर है उसका टेस्ट जरूर। सिलेबस शेयर कर दिया, सैम्पलिंग का टेस्ट होगा आपका। टर्म टेस्ट का मैं आज शेयर कर दूंगा, वो नेक्स्ट वीक में है, आज शेयर कर दूंगा, ठीक है जी। आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं, अल्लाह हाफिज।